औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आपकी जो फैमिलीज़ हैं वो भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे इस वीडियो लेक्चर्स को जो है रेगुलरली देख रहे होंगे और अपनी सी प्लस प्लस की साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, इनकी आपको उस तरीके से सही समझ नहीं आएगी। तो आपको इनकी जो है वो प्रैक्टिस भी लाजमी करनी पड़ेगी। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फोर्थ नंबर जो चैप्टर है, सॉरी फिफ्थ नंबर जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर दिया था। और उसके अंदर हम लोगों ने जो है बेसिकली अरेज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। हमने देखा था कि अरेज क्या होती हैं। अरेज बेसिकली आपके पास एक ऐसा एक स्पेशल टाइप का एक वेरिएबल होता है जिसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आप जो है ना स्टोर कर सकते हैं, और वो वैल्यूज़ जो होंगी उनकी जो टाइप होगी वो सेम होगी, उनकी डेटा टाइप जो है उन वैल्यूज़ की सेम होगी। और फिर ये भी हमने डिस्कस किया था कि अरेज जो है आपकी जब मेमोरी के अंदर जब अरे जब क्रिएट होती है तो उसके अंदर जो लोकेशंस होती हैं अरे के अंदर, वो लोकेशंस कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस के अंदर जो है ना एग्जिस्ट कर रही होती हैं। अनलाइक नॉर्मल वेरिएबल्स, अगर आप मिसाल के तौर पे 5 वेरिएबल्स बनाते हैं तो वो 5 वेरिएबल्स रैम के अंदर रैंडम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर बन जाएंगी। और अगर आप एक अरे बनाते हैं जिसके अंदर 5 लोकेशंस हैं या 5 एलिमेंट्स वाली अगर आप कोई अरे बनाते हैं तो उस अरे के अंदर जो 5 जो लोकेशंस होंगी वो वन आफ्टर दी अनदर कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस के अंदर एक साथ जुड़ी हुई मौजूद होंगी, एग्जिस्ट करेंगी। फिर हम लोगों ने देखा था कि अरेज को किस तरीके से हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, अरेज को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। अरेज को हमने देखा था कि एट द टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन कैसे इनिशियलाइज किया जाता है। और अगर एक अरे जो है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन यानी कि क्रिएट करते वक्त उस टाइम पे अगर हम उसको इनिशियलाइज ना करें तो बाद में हम उसको फॉर लूप के जरिए से कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर हम इसी चैप्टर को मजीद आगे कंटिन्यू करेंगे और मजीद जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। ओके, तो मैं अपनी जो पीडीएफ फाइल है उसको ओपन कर लेता हूँ जिसमें मैंने आपकी बुक में से जो स्नैपशॉट्स लिए हुए थे। अभी हम देखेंगे राइटिंग राइटिंग एट एन इंडेक्स इन एन अरे। बेसिकली इस जुमले का मतलब ये है कि हम अरे की किसी ख़ास लोकेशन के ऊपर वैल्यूज़ किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। Accessing of an index of an array is followed by the writing operation only in the case we want to store if we want to store a new value at that index or to update the existing one. अरे के अंदर अगर वैल्यूज अगर लेट सपोज अगर पड़ी हुई हैं, आपने अगर अपनी अरे को इनिशियलाइज अगर किया हुआ है तो आप अगर उस अरे के अंदर मौजूद वैल्यूज को ओवरराइट करना चाहते हो, उस अरे की लोकेशंस के अंदर जो वैल्यूज पड़ी हैं उनको आप अपडेट करना चाहते हो ना, तो उस पर्टिकुलर मकसद के लिए आपको राइटिंग का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप किसी नॉर्मल वेरिएबल के अंदर वैल्यूज स्टोर कर रहे होते हो। तो अब आप राइटिंग एट एन इंडेक्स इन एन अरे का मतलब ये है कि आप अरे की किसी खास लोकेशन के ऊपर जाके वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करोगे। फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू ऐड द वैल्यूज इन द अरे ए। आपके पास जो अरे ए है जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर भी। फॉर एग्जांपल ये आपके पास अरे ए है, 5 लोकेशंस की अरे है, ठीक है। For example, we want to add the values in the array A. We can individually access each array location and write the value using assignment operator or using the इनपुट स्टेटमेंट cn स्टेटमेंट विच इज शोन इन द फॉलोइंग प्रोग्राम। कि आपने अगर उसके अंदर कुछ वैल्यूज ऐड करनी है, उसके अंदर वैल्यूज आपने स्टोर करनी है, तो उसके लिए आप जो है इंडिविजुअली एक एक करके आपको अरे की जो लोकेशंस होंगी उनको एक्सेस करना पड़ेगा और उसके अंदर आपको एक एक करके वैल्यू या तो असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू उसके अंदर स्टोर करनी होगी या फिर आप जो है ना cn स्टेटमेंट के थ्रू भी अपनी अरे की जो डिफरेंट लोकेशंस हैं उनके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए ये प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है। ये प्रोग्राम जो है मैं चला के भी आपको दिखा दूंगा टर्बो C++ के अंदर। तो इस प्रोग्राम को देख लें। इसमें iostream.h हेडर फाइल है, conio.h हेडर फाइल है, आपका ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन
से पहले यहाँ पे बुक में INT लिखा है, तो इसीलिए मेन फंक्शन की बॉडी के बिल्कुल लास्ट में रिटर्न जीरो लिखा हुआ है। लेकिन अगर मेन फंक्शन से पहले वॉइड लिखा होगा ना, तो फिर यहाँ पे रिटर्न जीरो लिखने की जरूरत आपको नहीं होगी। ओके जी। तो इसमें क्या है जी, मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन की बॉडी यहां से शुरू होती है, इसके अंदर एक इंटीजर टाइप की अरे बनी हुई है जिसका नाम है ए, और इसके अंदर टोटल जो लोकेशंस है ना वो 5 लोकेशंस हैं। शुरू में हमने क्या किया, हमने कहा यार कि अरे की जो लोकेशन नंबर, जो फर्स्ट लोकेशन है जिसका इंडेक्स बनता है 0, हमने उसको एक्सेस किया और उसके अंदर हमने वैल्यू असाइन की 12। तो ये 12 वैल्यू जो है ये आपकी इस अरे की इस इंडेक्स नंबर 0 में जाके ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी, जो कि आपकी फर्स्ट लोकेशन है अरे की। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है ए, और सबस्क्रिप्ट नोटेशन में लिखा है 1 इज इक्वल टू -20। तो ये -20 वैल्यू जो है ये असाइन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है। ये -20 वैल्यू जो है ये असाइन हो जाएगी आपकी इस अरे के अंदर जिसका नाम ए है, और इस अरे के इंडेक्स नंबर 1 में ये वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी। इंडेक्स नंबर 1 का मतलब है आपकी अरे की सेकंड लोकेशन। उसके बाद जो है सी आउट स्टेटमेंट है, और यहां पे लिखा हुआ है एंटर नंबर, आपको जो है स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नजर आएगा एंटर नंबर। और एंड एल से आप सबको पता है कि ये न्यू लाइन का ये मैनिपुलेटर है, एंड एल मैनिपुलेटर। इससे ये होगा कि आपका कर्सर जो है एंटर नंबर प्रिंट करने के बाद, दिखाने के बाद, शो करने के बाद जो कर्सर होगा वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे सी इन स्टेटमेंट है, आप सबको पता है ये यूज होती है फॉर टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड एंड स्टोरिंग दैट इनपुट इन अ वेरिएबल। तो सी इन स्टेटमेंट है, इसके बाद मैंने लिखा है अपने इस अरे का नाम, और अरे के अंदर तो 5 लोकेशंस हैं, तो किस लोकेशन या कौन से इंडेक्स के ऊपर आप जो है अब यूजर से जो वैल्यू आप जो ले रहे हो वो कौन से इंडेक्स के ऊपर जाके स्टोर होगी। तो मैंने कहा यार अरे जिसका नाम ए है उसका इंडेक्स नंबर 2 जो कि बेसिकली थर्ड लोकेशन है, फर्स्ट लोकेशन पे 12 स्टोर हो गई, सेकंड लोकेशन पे -20 स्टोर हो गई, और थर्ड लोकेशन के ऊपर जो मेरा यूजर जो मुझे इंटीजर वैल्यू देगा वो इस अरे की थर्ड लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट है, और मैंने कहा एंटर नंबर, तो दोबारा आपको प्रिंट होकर नजर आएगा एंटर नंबर, एंड एल कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन के ऊपर चला जाएगा, और यूजर से आप इनपुट ले रहे हो और वो इनपुट कहां स्टोर कर रहे हो, वो अपनी अरे में स्टोर कर रहे हो। लेकिन अरे के अंदर तो 5 लोकेशंस हैं, आप कौन सी इंडेक्स के ऊपर स्टोर कर रहे हो, तो आप इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर स्टोर कर रहे हो, जो कि आपकी अरे की फोर्थ लोकेशन एक्चुअली बनती है। फिर सी आउट स्टेटमेंट है, आपको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होकर नजर आएगा एंटर नंबर एंड एल, इससे कर्सर आपका जो है एंटर नंबर प्रिंट करने के बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन के ऊपर चला जाएगा। फिर सी इन स्टेटमेंट है, ये यूज की जाती है फॉर टेकिंग एन इनपुट फ्रॉम द यूजर, और इसके बाद जो है हमें यहाँ पे किसी वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखा है जो कि मेरी एक अरे है, लेकिन अरे के अंदर तो 5 लोकेशंस हैं, किस लोकेशन पे वैल्यू स्टोर करनी है मैंने उसका इंडेक्स यहाँ पे दे दिया है सबस्क्रिप्ट नोटेशन के अंदर। तो ये सबस्क्रिप्ट नोटेशन जो में 4 है, तो 4 का बेसिकली मतलब ये है पांचवी लोकेशन। तो आपकी अरे की फर्स्ट लोकेशन में 12 स्टोर हो जाएगा, सेकंड लोकेशन में -20, थर्ड लोकेशन पे यूजर जो भी वैल्यू देगा वो थर्ड लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा। इसी तरीके से ये आपकी फोर्थ लोकेशन है, इसमें भी यूजर की गिवन वैल्यूज, यूजर की गिवन वैल्यू इसमें स्टोर होगी, और ये आपकी अरे की जो इंडेक्स नंबर 4 है जो कि बेसिकली लोकेशन नंबर 5 बनता है, इसमें भी हमने यूजर से वैल्यू ली है थ्रू द कीबोर्ड, तो वो वैल्यू इसमें जाके स्टोर हो जाएगी। इसके बाद ये गेट ch का फंक्शन है, और इसके बाद ये रिटर्न 0, मैंने आपको बताया था कि ये आप उसी सूरत में लिखते हो अगर आपके मेन फंक्शन से पहले INT का कीवर्ड लिखा हुआ है। तो ये जो प्रोग्राम है इसका एज सच कोई मतलब कि कोई मीनिंगफुल आउटपुट तो नहीं है। ये प्रोग्राम जस्ट क्या कर रहा है, ये जो है अरे की फर्स्ट लोकेशन पे 12, अरे की सेकंड लोकेशन पे -20 स्टोर करेगा, उसके बाद जो है आपको ये प्रिंट करके देगा एंटर नंबर। जैसे यहाँ पे एंटर नंबर, आपने जो भी नंबर यहाँ पे तो 7 लिखा हुआ है, जो भी नंबर आप इनपुट करोगे वो नंबर भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, और ना सिर्फ वो डिस्प्ले होगा बल्कि वो नंबर जो है आपकी अरे की थर्ड लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको दोबारा से ये प्रिंट होकर नजर आएगा एंटर नंबर, आप जो भी नंबर दोगे वो इस लोकेशन पे फोर्थ लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाएगा। फिर आप जो भी दोबारा लिखा हुआ आएगा एंटर नंबर, और आप जो भी वैल्यू दोगे वो आपकी फिफ्थ लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाएगी। तो इस प्रोग्राम को जो है मैं एज इट इज लिख देता हूं, ठीक है। उसके लिए मैं टर्बो सी जो है उसको ओपन करूंगा, और इसके अंदर जो है मैं प्रोग्राम लिखना शुरू कर दूंगा। तो न्यू, सबसे पहले मैं अपनी जो हेडर फाइल्स हैं उनको इंक्लूड करूंगा, iostream.h, इसके बाद
कौन आयो डॉट एच और वॉइड मेन, यहाँ पे हम एक इंटीजर टाइप की एक अरे बना देते हैं जो कि 5 लोकेशंस की अरे है। और मैं कहता हूँ यार कि मेरी ये जो अरे है इसकी लोकेशन नंबर, इंडेक्स नंबर 0 जो कि एक्चुअली फर्स्ट लोकेशन बनती है, इसमें 3 पुट कर दो। और मेरी जो अरे है इसकी लोकेशन नंबर 2 जिसका इंडेक्स जो है वो 1 बनता है, इसके अंदर -12 स्टोर कर दो। और फिर इसके बाद यूजर को एक मैसेज दे दो सी आउट के एंटर अ नंबर एंड एल, जैसे कि आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ था, सेमीकोलन। और सी इन स्टेटमेंट के जरिए से अपनी जो अरे है जिसका नाम ए है, उसका इंडेक्स नंबर 3, सॉरी उसका इंडेक्स नंबर 2 जो कि लोकेशन नंबर 3 बनती है, उसके अंदर वैल्यू जो है वो स्टोर करवा दें। फिर इसके बाद अब लोकेशन नंबर 4 में वैल्यू स्टोर कराने के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं सबसे पहले तो \n और फिर मैं लिखूंगा एंटर अ नंबर। और इसके बाद एंड एल सी इन, ये आपकी फोर्थ लोकेशन है, अरे का नाम और फोर्थ लोकेशन का इंडेक्स जो कि 3 बनता है उसका नाम मैं लिखूंगा। तो मैं जो भी वैल्यू यूजर से लूंगा कीबोर्ड के थ्रू मैं इनपुट करवाऊंगा, वो आपकी अरे की लोकेशन नंबर 4 में जाके स्टोर हो जाएगा, जो कि बेसिकली जिसका इंडेक्स जो है वो 3 बनता है। अब पांचवी जो लोकेशन है अरे की, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करानी है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एंटर नंबर। और जैसे बुक के अंदर लिखा था एंड एल और सी एन स्टेटमेंट है, और अपनी अरे की पांचवी लोकेशन में मैं वैल्यू स्टोर करवाऊंगा। तो पांचवी लोकेशन का जो इंडेक्स है वो मैं यहां पे मेंशन करूंगा इस सबस्क्रिप्ट नोटेशन के अंदर। इसके बाद ये गेट सी एच का फंक्शन है और दैट्स इट। इसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो मेन फंक्शन है वो खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो क्या कर लेता हूँ, क्लियर स्क्रीन का जो फंक्शन है उसको भी यूज कर लेता हूँ। इसको मैं करता हूँ कंपाइल, किसी किस्म की कोई एरर्स नहीं है, कोई वार्निंग्स नहीं है। इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, ये मुझसे कह रहा है एंटर नंबर, लेकिन इस सी आउट स्टेटमेंट से पहले मेरी जो अरे है उसकी जो फर्स्ट लोकेशन है यानी कि जिसका इंडेक्स 0 है और जो सेकंड लोकेशन है जिसका इंडेक्स 1 है, उसमें वैल्यूज जा चुकी हैं, उसमें वैल्यूज 3 और -12 जा चुकी हैं, क्योंकि वो मैंने असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू उसमें वैल्यूज जो है वो पुट की थी। तो मैं इसमें पुट कर देता हूं, लेट्स सपोज ये मेरी थर्ड लोकेशन की वैल्यू मुझसे मांग रहा है, तो इसके अंदर मैं पुट कर देता हूं 10। अब ये मुझसे फोर्थ लोकेशन की वैल्यू मांग रहा है, मैं इसमें पुट कर देता हूं फॉर एग्जांपल 20। मैं इसमें 30 पुट करता हूं अपनी फिफ्थ लोकेशन के अंदर, दैट्स इट। इसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अभी आपका जो गेट सी एच का जो फंक्शन है वो फंक्शन आपका इस टाइम पे चल रहा है। तो मैं जैसे ही एंटर या मैं कोई भी की इनपुट करूंगा तो मेरा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो मैंने आपको कहा था कि इस प्रोग्राम का कोई एज सच कोई मीनिंगफुल आउटपुट नहीं है। ये जस्ट आपका प्रोग्राम जो है ये क्या कर रहा है, एक अरे क्रिएट कर रहा है 5 लोकेशंस वाली जिसका नाम ए है। इस अरे की फर्स्ट लोकेशन पे 3 पुट कर रहा है, अरे की सेकंड लोकेशन के ऊपर -12 पुट कर रहा है, और उसके बाद आने वाली जो लोकेशंस हैं आपकी अरे की तीसरी, चौथी और पांचवी लोकेशन, उसके अंदर वैल्यू पुट कर रहा है जो कि यूजर गिवन वैल्यू होगी, जो कि यूजर देगा कीबोर्ड के थ्रू रन टाइम के ऊपर। जो भी इंटीजर वैल्यू देगा वो आपकी अरे की थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लोकेशन के ऊपर जाके स्टोर कर देगा। लेकिन अरे की जो फर्स्ट लोकेशन है और जो अरे की जो सेकंड लोकेशन है उसके ऊपर जो वैल्यू स्टोर कर रहा है वो वैल्यूज बेसिकली यहां पे हमने कांस्टेंट्स इसके अंदर स्टोर करा दिए हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। ठीक है जी, चलते हैं अपनी उसी पीडीएफ फाइल की तरफ दोबारा से। यहां पे अब एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ठीक है यार, ये जो मेरी अरे है साइज इसका जो है ना छोटा है, 5 साइज है, तो मैं अरे के अंदर जो एक एक लोकेशन है, जैसे ये लोकेशन नंबर 1, इसमें मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं। अरे की आपकी लोकेशन नंबर 2 है, मैं इसमें भी वैल्यू पुट कर रहा हूं। ये आपकी अरे की लोकेशन नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो इसमें तो मैं वैल्यूज इस तरीके से पुट करवा सकता हूं। लेकिन अगर आपकी अरे का साइज जो है वो 50 है, या आपकी अरे का साइज जो है वो 100 है, आपकी अरे के अंदर जो है लेट्स सपोज 1000 लोकेशंस हैं, तो क्या मैं अपनी अरे की हर एक लोकेशन के अंदर वैल्यू पुट करने के लिए, स्टोर करने के लिए इस तरह से इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स लिखूंगा? नो, दैट वुड बी एन इनएफिशिएंट वे, वो एक इनएफिशिएंट तरीका होगा। एफिशिएंट तरीका क्या है? एफिशिएंट तरीका सिंपल सा है, आप फॉर लूप लगा लें, आप वाइल लूप लगा लें, आप डू वाइल लूप लगा लें, और उसके अंदर जो है आप सी इन स्टेटमेंट लिख दें। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ना, एंटर नंबर, ये सी आउट स्टेटमेंट और ये सी इन स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट्स आप अपने फॉर लूप, वाइल लूप या डू वाइल लूप की बॉडी के अंदर लिख दें।
तो आपका फॉर लूप फॉर एग्जांपल आपकी अरे का साइज 5 है, तो आपका फॉर लूप को फिर चलना चाहिए 0 से लेके 4 तक। आपकी अरे का साइज अगर 10 है तो आपके फॉर लूप का जो काउंटर है वो स्टार्ट होना चाहिए 0 से लेके 9 तक। आपकी अरे का साइज जो है वो 50 है, तो आपके उस केस में फॉर लूप का जो काउंटर है वो स्टार्ट होना चाहिए 0 से लेके और उसकी आखिरी वैल्यू जो है ना, लास्ट वैल्यू, वो होनी चाहिए इक्वल टू 49। ठीक है, आपकी अगर अरे का साइज अगर है 100, तो फिर ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं, सी आउट एंटर ए नंबर सी इन दो स्टेटमेंट्स को जब जिस आप लूप के अंदर लिखोगे उस लूप का काउंटर जो है वो 0 से लेके 99 तक चलेगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो आपका जो कॉन्सेप्ट है उसमें यही वाली बात हो रही है कि लूप्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर राइटिंग एट ऑल इंडेक्सेस ऑफ एन अरे, कि लूप्स को भी आप यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू राइट द वैल्यूज इनसाइड द अरे। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल हैविंग एन अरे जिसका नाम है जी टेम्परेचर, दैट एक्सेप्ट्स द वैल्यूज ऑफ वीकली टेम्परेचर फ्रॉम द यूजर्स at runtime and write them into their respective indexes। indexes वैसे ये एक करेक्शन कर लें, इंडेक्सेस होता है INDICES, इसका प्लूरल है, इंडेक्सेस नहीं है। बहरहाल यहां पे ये कह रहे हैं कि कंसीडर करें ये फॉलोइंग एग्जांपल है जिसके अंदर हमारे पास एक अरे है जिसका नाम जो है वो टेम्परेचर होगा, और वो अरे जो है वीक के अंदर चूंकि 7 डेज हैं, तो वो वीकली जो 7 डेज हैं उनका टेम्परेचर जो है वो यूजर से लेगा, और यूजर जो है जो भी टेम्परेचर की वैल्यू उस दिन की एंटर करेगा, तो वो आपकी इस टेम्परेचर नाम की अरे की किसी खास इंडेक्स पे जाके वो वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी। ना सिर्फ स्टोर होगी बल्कि हम उसको क्या करेंगे, इस प्रोग्राम के अंदर हम उसकी जो वैल्यूज जो यूजर ने दी होंगी उसको हम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास iostream.h की हेडर फाइल है, आपके पास कौन io.h हेडर फाइल है, ये आपका मेन फंक्शन है। इससे पहले यहाँ पे int लिखा हुआ है तो आप void लिख दें। फिर इसके बाद आपका मेन फंक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ पे जो है कुछ कटिंग हुई हुई है क्योंकि किताब की बाइंडिंग कुछ इस किस्म की है कि ये चीजें थोड़ी बहुत बीच में कट हो रही हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोट, ये डेटा टाइप है आपके इस अरे का डेटा टाइप है फ्लोट। इस अरे का नाम है जी टेम्परेचर, और इस अरे के अंदर टोटल जो लोकेशंस हैं वो हैं 7 लोकेशंस। क्योंकि आपने जो अरे बनानी है वो आपने क्या करना है, इस अरे का जो है वीकली टेम्परेचर जो है, यानी कि हर दिन का, वीक के अंदर 7 डेज होते हैं, तो हर दिन का अलग अलग जो टेम्परेचर होगा वो आप इस अरे के एक एक लोकेशन के अंदर स्टोर करेंगे। तो चूंकि वीक में 7 डेज होते हैं, यू नीड टू स्टोर 7 डिफरेंट वैल्यूज, तो इसलिए आपकी जो अरे का साइज होगा वो 7 होगा। फिर यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट है जी, सी आउट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एंटर 7 डेज टेम्परेचर, और उसके बाद एंड एल। तो आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा, लिखा हुआ है कि एंटर 7 डेज टेम्परेचर, और उसके बाद कर्सर आपका जो है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर चला जाएगा। यहां पे जो है आपका एक फॉर लूप लगा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। ठीक है, यहां पे आपका फॉर लूप लगा हुआ है, और फॉर में लिखा है इंटीजर i इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन, i इज लेस देन i इज लेस देन 7 सेमीकोलन प्लस प्लस i। अब यहां पे चूंकि ये जो प्लस प्लस आई लिखा हुआ है, या इसकी जगह पे आई प्लस प्लस हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट स्टेटमेंट लिखी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फॉर लूप के बाद यहां पे किसी किस्म की, आप किताब के अंदर भी चेक कर लें, किसी किस्म की कोई करली ब्रेसेस नहीं है, विच मींस के ये जो फॉर लूप के बाद जो स्टेटमेंट है ना, ये बेसिकली है सी इन स्टेटमेंट। ठीक है, ये मिसिंग होगा, सी इन लिखा हुआ है, और इसके बाद लिखा है आपकी अरे का नाम जो कि है टेम्परेचर, और सबस्क्रिप्ट नोटेशंस के अंदर लिखा हुआ है आई। तो ये जो एक स्टेटमेंट है ये आपकी बेसिकली फॉर लूप के अंदर यही एक स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट आपकी तब तब एग्जीक्यूट होगी जब जब आई की वैल्यू जो है वो 0 होगी, आई की वैल्यू 1 होगी, आई की वैल्यू 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी। लेकिन जैसे ही आई की वैल्यू 7 हो जाएगी, क्योंकि यहां पे कंडीशन में लिखा है कि जब तक आई की वैल्यू इज लेस देन 7, जब तक i की वैल्यू इज लेस देन 7, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लो। तो स्टार्ट में क्या होगा, i वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होगी। तो
कंडीशन चेक होगी यहां पे i इज लेस देन 7। जी बिल्कुल i इज लेस देन 7, i में तो जीरो पड़ा है, 0 इज लेस देन 7। तो चूंकि कंडीशन ट्रू है तो इसलिए आपकी ये सी इन स्टेटमेंट चलेगी। और सी इन स्टेटमेंट आप सबको पता है कि सी इन स्टेटमेंट इज बेसिकली यूज्ड टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर। और वो इनपुट कहां जाके स्टोर होगा? वो इनपुट स्टोर होगा जी टेम्परेचर नाम की इस अरे के अंदर। लेकिन टेम्परेचर नाम की जो अरे है इसके अंदर तो टोटल 7 लोकेशंस हैं। तो कौन सी लोकेशन पे स्टोर होगा भाई? उसकी लोकेशन नंबर आई पे जाके ये वैल्यू स्टोर कर दो। तो आई में करंटली क्या पड़ा हुआ है? आई को तो हमने जीरो से इनिशियलाइज किया है, ये लूप आपका पहली दफा चल रहा है, तो आई की वैल्यू जो है वो जीरो होगी। तो सी इन स्टेटमेंट कंप्लीट इस तरह से होगी, सी इन टेम्परेचर आपकी अरे का नाम और ब्रैकेट्स के अंदर ना आई विल बी रिप्लेस्ड बाय जीरो, विच बेसिकली मींस कि आप अपनी इस अरे जिसका नाम टेम्परेचर है इसके इंडेक्स नंबर जीरो के ऊपर आप वैल्यू जो है ना वो पुट करवा रहे हैं। तो इंडेक्स नंबर जीरो का तो एक्चुअली मतलब है अरे की फर्स्ट लोकेशन। तो आपकी अरे की फर्स्ट लोकेशन पे जो भी आप फ्लोट वैल्यू देंगे वो आपकी अरे की फर्स्ट लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाएगी। इसके बाद आपका फॉर लूप के अंदर और कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो इसलिए फॉर लूप का ये जो प्लस प्लस आई स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी। और इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद वेरिएबल आई की वैल्यू जो कि शुरू में जीरो थी अब उसकी वैल्यू बढ़ के 1 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि अब देखो यार आई की जो करंट वैल्यू है जो कि 1 है, 1 इज लेस देन 7। जी बिल्कुल 1 इज लेस देन 7। तो चूंकि कंडीशन ट्रू है तो इसलिए आपकी ये वाली जो स्टेटमेंट है ना जो कि लूप के अंदर आपने लिखी हुई है, तो ये स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट होगी। ये एक इनपुट स्टेटमेंट है और ये क्या करेगी? ये आपकी जो अरे है जिसका नाम है जी टेम्परेचर, इसकी लोकेशन नंबर जो इंडेक्स नंबर आई है उसमें वैल्यू पुट करेगी। तो आई की वैल्यू पहले जीरो थी, अब इसकी वैल्यू तो चूंकि यहां पे बढ़ चुकी है तो अब आई की वैल्यू 1 है। तो आपकी वो अरे जिसका नाम टेम्परेचर है उसका इंडेक्स नंबर 1, क्योंकि आई में इस टाइम पे 1 है, आपकी अरे अरे जिसका नाम टेम्परेचर है उसके इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर वैल्यू जो है ना वो इनपुट हो जाएगी। जो भी यूजर यहां पे इनपुट करेगा वो वैल्यू आपकी इस अरे जिसका नाम टेम्परेचर है उसकी लोकेशन नंबर 2 में जाके स्टोर हो जाएगी, जिसका इंडेक्स बनता है 1, क्योंकि आई में 1 है। ठीक है, इसके बाद प्लस प्लस आई स्टेटमेंट चलेगी। ये आपके लूप की बॉडी का, ये आपके लूप के सिंटेक्स के अंदर है ये स्टेटमेंट प्लस प्लस आई। इससे ये होगा कि वेरिएबल आई की वैल्यू बढ़ते बढ़ते जो है पहले जीरो थी फिर 1 हुई और अब उसकी वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, यार देखो आई की वैल्यू अभी भी लेस देन 7 है। जी बिल्कुल आई में 2 है, 2 इज लेस देन 7। द कंडीशन इज ट्रू, इसलिए ये सी इन स्टेटमेंट चलेगी। और आपकी जो अरे है जिसका नाम टेम्परेचर है उस अरे की इंडेक्स नंबर आई, और आई में भी पड़ा हुआ है 2, यानी कि टेम्परेचर वाली अरे जिसका नाम टेम्परेचर है जिस अरे का, उसकी वैल्यू उसके अंदर स्टोर होगी, उसके इंडेक्स नंबर 2 में जाके स्टोर होगी, जो कि आपकी अरे की तीसरी लोकेशन बनती है। इसके बाद प्लस प्लस आई क्या करेगा? आई की वैल्यू बढ़ा के तो 3 कर देगा। और फिर यहां पे कंडीशन चेक होगी कि यार देखो अभी भी आई की वैल्यू लेस देन 7 है, तो आई में तो 3 है, 3 इज लेस देन 7। द कंडीशन इज ट्रू, इसलिए ये सी एन स्टेटमेंट फिर से चलेगी और टेम्परेचर अरे जो है उसकी ith लोकेशन पे वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी। और आई में भी 3 पड़ा है, मींस के आपकी इंडेक्स नंबर 3 में जाके वैल्यू स्टोर होगी, जो कि बेसिकली आपकी लोकेशन नंबर 4 बनती है। इसके बाद प्लस प्लस आई स्टेटमेंट चलेगी, आपकी वेरिएबल आई की वैल्यू बढ़ के जो है वो 4 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी 4 इज लेस देन 7। जी बिल्कुल 4 इज लेस देन 7, तो ये स्टेटमेंट एक दफा फिर से एग्जीक्यूट होगी। सी इन स्टेटमेंट है, टेम्परेचर नाम की अरे है और इस अरे की ith लोकेशन पे, यानी कि आई में अभी पड़ा हुआ है 4, तो आपकी अरे जिसका नाम टेम्परेचर है उसकी ith लोकेशन, यानी कि टेम्परेचर आपकी अरे उसकी ith लोकेशन आई में पड़ा है 4, यानी कि आपके टेम्परेचर की 4th इंडेक्स के ऊपर वैल्यू स्टोर कर दें। जो भी यूजर वैल्यू इनपुट कर रहा है कीबोर्ड से उसको टेम्परेचर अरे की 4th इंडेक्स पे जाके स्टोर कर ले। तो 4th इंडेक्स का बेसिकली मतलब है 5th लोकेशन। उसके बाद आई प्लस प्लस आई की स्टेटमेंट चलेगी, वेरिएबल आई की वैल्यू जो है अभी 4 थी अब 4 से बढ़ के 5 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी 5 इज लेस देन 7, क्योंकि 5 जो है वो आई में पड़ा है और 5 इज लेस देन 7, द कंडीशन इज ट्रू। तो चूंकि कंडीशन ट्रू है तो इसलिए ये स्टेटमेंट एक दफा फिर से चलेगी और यूजर जो भी इनपुट देगा वो आपकी इस टेम्परेचर नाम की जो अरे होगी इसकी ith लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाएगी वो वैल्यू। तो आई में पड़ा हुआ है 5, तो आपकी टेम्परेचर नाम की जो अरे है उसके 5th इंडेक्स पे वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी। और 5th इंडेक्स का बेसिकली मतलब है छठी लोकेशन। इसके बाद आपकी प्लस प्लस आई स्टेटमेंट चलेगी, वेरिएबल आई की वैल्यू जो है वो बढ़ के 6 हो जाएगी और यहां पे कंडीशन चेक होगी आई इज लेस देन 7, आई में 6 पड़ा है, 6 इज लेस देन 7, द कंडीशन इज ट्रू। तो ये स्टेटमेंट एक दफा फिर से चलेगी। यूजर जो भी इनपुट देगा वो आपके इस टेम्परेचर नाम की जो अरे है उसकी ith लोकेशन पे वो वैल्यू जाके स्टोर होगी और आई में भी इस टाइम पे 6 पड़ा हुआ है, तो इंडेक्स नंबर 6 का बेसिकली मतलब है 7वीं लोकेशन। तो आपकी अरे की 7वीं लोकेशन पर भी वैल्यू जाके
स्टोर हो जाएगी। उसके बाद प्लस प्लस आई स्टेटमेंट चलेगी, तो आई की वैल्यू तो करंटली 6 है, तो 6 से इसकी वैल्यू बढ़ के 7 हो जाएगी। और फिर यहां पे कंडीशन चेक होगी कि आई इज लेस देन 7, क्या अभी भी आई की वैल्यू लेस देन 7 है? तो भाई आई में तो 7 आ गया है, 7 लेस देन 7, दिस कंडीशन इज फॉल्स। तो आपने बेसिकली क्या किया हुआ है, आपने 7 डिफरेंट वैल्यूज जो है वो आप इनपुट करवा चुके हो, और आपकी अरे का साइज ही 7 है, तो आपकी अरे के अंदर 7 वैल्यूज जाके स्टोर हो चुकी हैं। तो अब मजीद आपका ये जो फॉर लूप है ये मजीद नहीं चलेगा। इसके बाद आपका अगर फॉर लूप नहीं चलेगा तो इसका मतलब है कि आपकी ये सी इन स्टेटमेंट भी नहीं चलेगी, और सी इन स्टेटमेंट के ना चलने का मतलब है कि आपके प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो इस स्टेटमेंट के बाद वाली स्टेटमेंट के पास आ जाएगा, विच इज द सी आउट स्टेटमेंट। और इसमें आपको एक मैसेज मिलेगा स्क्रीन के ऊपर कि द लास्ट वीक टेम्परेचर वॉज, और इसके बाद एंड एल, इससे कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। बेसिकली मैं यहां पे ये जो फॉर लूप है इसके जरिए से मैंने यूजर से 7 डिफरेंट वैल्यूज ली हैं, और उन 7 डिफरेंट वैल्यूज को मैंने इस अरे जिसका नाम टेम्परेचर है इसकी 7 डिफरेंट वैल्यूज, ये 7 डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर मैंने वो वैल्यूज जो है ना वो डाल के स्टोर कर दिए। अब उन वैल्यूज को मैं एक्सेस करना चाहता हूं, उन वैल्यूज को मैं आउटपुट करना चाहता हूं, उन वैल्यूज को मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराना चाहता हूं। तो डिस्प्ले कराने के लिए मैं क्या करूंगा, फॉर लूप यूज करूंगा। और मैं यहां पे चूंकि मेरी अरे के अंदर जो है इंडेक्स जो है वो 0 से लेके 6 तक हैं, तो इसलिए मैं अपनी फॉर लूप के काउंटर को 0 से इनिशियलाइज करूंगा और लेस देन 7 तक जाऊंगा। लेस देन 7 का मतलब है कि आई की वैल्यू 0 होगी तब भी लूप चलेगा, आई की वैल्यू बढ़ के 1 हो जाएगी तब भी लूप चलेगा, आई की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी तब भी लूप चलेगा, आई की वैल्यू बढ़ के 3 4 5 6 होगी तब भी लूप चलेगा, लेकिन आई की वैल्यू बढ़ के जब 7 हो जाएगी तो फिर ये लूप नहीं चलेगा। और ये लूप करेगा क्या, ये लूप करेगा ये कि इसमें एक ही स्टेटमेंट है इस लूप के अंदर, ठीक है, इस लूप के अंदर एक ही स्टेटमेंट है, सी आउट स्टेटमेंट है। और सी आउट स्टेटमेंट है, और इसमें लिखा हुआ है जी कि अरे आपकी जो है ना जिसका नाम टेम्परेचर है उसकी ith लोकेशन की वैल्यू आउटपुट करो। तो भाई आई में तो पहले 0 आएगा, तो आपकी अरे की 0th इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर उसके बाद जब ये आई की वैल्यू बढ़ेगी, और चूंकि कंडीशन ट्रू होगी, आई की वैल्यू अगर 1 है तो कंडीशन ट्रू होगी, आई की वैल्यू 2 3 4 5 6 होगी तब भी कंडीशन ट्रू होगी। तो नेक्स्ट क्या करेगा, इसी अरे जिसका नाम टेम्परेचर है उसके इंडेक्स नंबर 1 से वैल्यू उठाएगा, फिर इंडेक्स नंबर 2, फिर इंडेक्स नंबर 3, फिर इंडेक्स नंबर 4, फिर इंडेक्स नंबर 5 एंड 6 से वैल्यूज आपको डिस्प्ले कराएगा सी आउट स्टेटमेंट, ठीक है। और हर वैल्यू के बाद यहां पे कॉमा लगा हुआ है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, हम इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। और जो भी वैल्यूज आपने यहां पे इनपुट की होंगी इस ऊपर वाले फॉर लूप के थ्रू इस टेम्परेचर नाम की अरे के अंदर, वही सेम वैल्यूज आपको यहां पे रिटर्न होंगी, स्क्रीन के ऊपर आपको डिस्प्ले होंगी। और इसके बाद आपका ये गेट ch का फंक्शन है, और ये रिटर्न 0 तो आप तभी लिखोगे अगर आपने अपने मेन फंक्शन से पहले int लिखा है। आई विल सजेस्ट यू कि आप फिलहाल मेन फंक्शन से पहले int ना लिखें। तो क्या करते हैं जी, चलते हैं स्ट्रेट अवे अपने इस अपने इस टर्बो सी प्लस प्लस आईडी के अंदर, और इस प्रोग्राम को लिख लेते हैं। एक्सप्लेन तो मैं कर चुका हूं, सिर्फ ये प्रोग्राम मैंने लिखना है आपके लिए, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं हैश इंक्लूड iostream.h हेडर फाइल है, इसको इंक्लूड कर लूंगा। फिर मैं इसको इंक्लूड करूंगा कौन आयो डॉट एच हेडर फाइल को, यहाँ पे मैं अपना मेन फंक्शन लिखूंगा जिसकी रिटर्न टाइप जो है वो वॉइड है। एंड यहाँ पे मैं फ्लोट, बल्कि इससे पहले मैं क्लियर स्क्रीन का फंक्शन भी लगा लेता हूँ कि अगर कोई आउटपुट अगर है तो वो आउटपुट मुझे नजर ना आए। फ्लोट टाइप की अरे है, टेम्परेचर इसका नाम है, और साइज है जी इसका 7, इसमें 7 डिफरेंट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज इसमें स्टोर हो सकती हैं। फिर यहां पे मैं एक मैसेज देता हूं सी आउट, बल्कि इस तरह कर लेते हैं कि फॉर लूप लिख लेते हैं, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 7 एंड आई प्लस प्लस। और इस फॉर लूप के अंदर दो स्टेटमेंट्स लिख देते हैं, ठीक है। सी आउट, यहां पे मैं लिख देता हूं कि एंटर एंटर टेम्परेचर, और सी इन स्टेटमेंट, यहां पे मैं अपनी
अरे का नाम लिखूंगा और बताऊंगा कि यार इसकी ना ith लोकेशन पे वैल्यू स्टोर कर दो। तो आई की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 2 3 4 5 6 होगी। तो आपकी अरे की जो 7 लोकेशंस हैं जिनका इंडेक्स बनता है 0 1 2 3 4 5 6, उसमें ये वैल्यूज जो है ना वो स्टोर होती जाएंगी। इसके बाद ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि दोबारा से जब लूप चले तो ये जो सी आउट स्टेटमेंट है, बल्कि आसान तरीका ये होगा कि मैं इस जगह पे एंटर टेम्परेचर से पहले बैक स्लैश एन लगा दूं। तो जब भी लूप चलेगा तो नेक्स्ट लाइन के ऊपर आपको प्रिंट होकर नजर आएगा एंटर टेम्परेचर, और आप जो भी टेम्परेचर दोगे वो बिल्कुल इसके साथ, इस कोलन के बिल्कुल साथ लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। तो जब ये लूप खत्म हो जाएगी तो इसके बाद मैं दोबारा से एक और लूप लगाऊंगा, और लूप से पहले मैं एक सी आउट स्टेटमेंट लिख देता हूं, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिख देता हूं कि द वैल्यूज या द टेम्परेचर रिकॉर्डेड वर एज फॉलोज, कि जो टेम्परेचर आपने रिकॉर्ड किए थे, जो टेम्परेचर आपने इनपुट किए थे, वो अभी आपको यहां पे फॉलोइंग नीचे दिखाई देंगे। तो इसके लिए मैं इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 7 एंड i प्लस प्लस स्टेटमेंट लिखूंगा। और जस्ट एक ही स्टेटमेंट है इस लूप के अंदर, इसलिए मुझे यहां पे जो है कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। और मैं क्या शो करूंगा यहां पे, मैं शो करूंगा अपनी जो अरे है टेम्परेचर, उसकी ith लोकेशन की वैल्यूज डिस्प्ले कराऊंगा स्क्रीन के ऊपर। और इसके बाद मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा गैप आ जाए, ठीक है। थोड़े से स्पेसेस दे देते हैं, और इसके बाद जो है वो गेट ch का फंक्शन है, और इसके बाद आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसको मैं कर लेता हूं कंपाइल। ओके, एक एरर है, देख लेते हैं क्या एरर है। ओके, ठीक है। एक्चुअली ये जो वेरिएबल आई है ना वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, यहाँ पे एक दफा डिक्लेयर हुआ हुआ है, तो दोबारा इसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये एरर दे रहा था। अब इसको रन कर लेते हैं, देखते हैं प्रोग्राम। तो ये आपसे कह रहा है एंटर टेम्परेचर। तो आप जो भी टेम्परेचर इनपुट करोगे वो आपकी इस टेम्परेचर नाम की अरे की जो जीरोथ इंडेक्स है उस पर जाके स्टोर कर देगा। जीरोथ इंडेक्स का मतलब है फर्स्ट लोकेशन। तो इसके अंदर वैल्यू जो है ना पुट कर लेते हैं। लेट्स सपोज 25.25। ओके, ठीक है, इसको मैं दोबारा से रन कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। ओके, पहली वैल्यू इसके अंदर हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल 25.25, ठीक है। ये जो 25.25 है ये आपकी जो अरे है जिसका नाम टेम्परेचर है, इसकी इंडेक्स नंबर 0 पे ये जाके वैल्यू स्टोर हो चुकी है। अब ये जो आपसे कह रहे हैं ना एंटर टेम्परेचर, ये लूप दोबारा से चल रहा है आपका फॉर लूप, और जो भी वैल्यू आप इनपुट करोगे तो ये आपकी जो अरे है जिसका नाम टेम्परेचर है उसके इंडेक्स नंबर 1 पे ये वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी, 23.75। अब तीसरी वैल्यू जो मैं दे रहा हूं ये आपकी अरे की थर्ड लोकेशन पे जाके स्टोर होगी, जो कि आपकी बेसिकली आपकी अरे का जो इंडेक्स नंबर 2 है वहां पे जाके वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इस तरीके से अरे की इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर अब जो है वैल्यू स्टोर होने लगी है। ये आपकी अरे का इंडेक्स नंबर 4 है जिसमें वैल्यू जाके अभी स्टोर होगी। और अब अरे की इंडेक्स नंबर 5 में वैल्यू स्टोर होगी। इंडेक्स नंबर 5 का बेसिकली मतलब है लोकेशन नंबर 6, और अब अरे का इंडेक्स नंबर 6 मींस के लोकेशन नंबर 7 में वैल्यू जाके स्टोर होगी, और ये आपकी अरे की जो लास्ट लोकेशन है, जो 7वीं लोकेशन है, उसमें ये वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी। ओके जी, तो वैल्यूज आपने स्टोर की, अगर आप देखें ऊपर तो 25.25, ठीक है, 23.75, 24.45, 22.75, 25.45, 25.6, और लास्ट लोकेशन पे आपने 25.45 वैल्यू स्टोर की है। इसके बाद जो है नेक्स्ट अगर आप देखें तो आउटपुट जो कि आपने सी आउट स्टेटमेंट लिखी थी फॉर लूप के बाहर, उसमें आपने लिखा था द टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड वर एज फॉलोज, और जो भी टेम्परेचर्स आपने इनपुट किए थे वो टेम्परेचर्स जो है ना वो आपको इस तरीके से
स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा रहा है। जो वैल्यूज आपने इनपुट की थी वही वैल्यूज आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही हैं। सबसे पहली वैल्यू आपने, अगर आप ऊपर देखें तो 25.25 इनपुट की थी, तो आपको यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो ये आपको वही वैल्यू दिखा रहा है 25.25। और इसी तरीके से लास्ट वैल्यू आपने जो इनपुट की थी वो थी 25.45, जो कि लास्ट लोकेशन के ऊपर थी। और यही वैल्यू आपको जो है, अगर आप देखें नीचे आ जाएं तो बिल्कुल जो लास्ट के अंदर जिस जगह पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है जिस लाइन पे, तो उसमें ये वैल्यू आपको डिस्प्ले करके दिखा रहा है 25.45। साथ में 001 दिखा रहा है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। जितने भी जीरोस लग जाएं उसके बाद जितनी भी वैल्यूज आ जाएं, ये बेसिकली इट इज इक्विवेलेंट टू 25.45। ठीक है, तो आई बिलीव कि ये प्रोग्राम जो है ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं अपने रिमेनिंग जो हमारी पीडीएफ फाइल है और उसके अंदर जो ये जो बेसिकली बुक के स्नैपशॉट्स हैं इसको देख लेते हैं। ये बेसिकली वही है, आउटपुट आपको दिखा रहा है। ठीक है, एंटर 7 डेज टेम्परेचर, तो ये आपने 7 टेम्परेचर्स दे दिए। बेसिकली इसके अंदर जो फॉर लूप है उस फॉर लूप के अंदर सिर्फ एक सी इन स्टेटमेंट है, लेकिन मैंने जो फॉर लूप लिखी है ना, तो उसके अंदर सी आउट स्टेटमेंट भी है। यहाँ पे अगर आप देखें ना तो ये सी आउट स्टेटमेंट भी है जिसमें लिखा हुआ आ रहा है आपको एंटर टेम्परेचर, और आप जो भी टेम्परेचर इनपुट कर रहे होगे वो आपकी ith लोकेशन पे जाके स्टोर कर रहा होगा। बहरहाल ओके जी, इसके बाद देखते हैं कि क्या टॉपिक है। ओके जी, इसके बाद लिखा है जी ट्रेवर्सिंग एन अरे। तो ये जो ट्रेवर्सिंग का बेसिकली मतलब है, लफ्जी मतलब ट्रेवर्सिंग एन अरे का मतलब ये है टू विजिट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एन अरे। ठीक है, एक्सेसिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एन अरे, बारी बारी एक एक करके अगर आप अपनी अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हो, बारी बारी एक एक करके आप अपने अरे के एलिमेंट्स को विजिट कर रहे हो, तो उसको कहा जाता है ट्रेवर्सिंग एन अरे। ठीक है जी, तो यहां पे बेसिकली एक प्रोग्राम है, सिंपल सा एक प्रोग्राम है। उस पे प्रोग्राम पे जाने से पहले आपको बताता चलूं कि ये प्रोग्राम जो है ये किस मकसद के लिए बनाया जा रहा है और ये प्रोग्राम जो है क्या है। बेसिकली इस प्रोग्राम के अंदर एक अरे है जिसके अंदर 10 लोकेशंस हैं, और उस अरे का साइज जो है वो इंटीजर है, सॉरी उसकी डेटा टाइप इंटीजर है और उसका साइज जो है वो 10 है। तो इस अरे को मैं पहले डिक्लेयर करूंगा, और इस अरे के अंदर मैं यूजर से 10 वैल्यूज लूंगा। जाहिर सी बात है, मैं यूजर से अगर वैल्यूज लूंगा तो मैं सी इन स्टेटमेंट यूज करूंगा नंबर 1, एंड नंबर 2 उन सी इन स्टेटमेंट को मैं लिखूंगा अपने किसी वाइल लूप, फॉर लूप या डू वाइल लूप के अंदर। तो इस किताब के अंदर एग्जांपल के अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर जो है वाइल लूप यूज किया गया है इन ऑर्डर टू स्टोर द वैल्यूज इनसाइड दिस पर्टिकुलर अरे जिसका नाम ए है। ऑल राइट जी, जब एक दफा मैं इस कोड को भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन जब पहले मैं समझा देता हूं कि ये बेसिकली प्रोग्राम का मकसद क्या है। सबसे पहले तो अरे बनेगी, अरे के अंदर जो है आप 10 वैल्यू स्टोर करोगे। 10 वैल्यू स्टोर करने के बाद ये प्रोग्राम आपसे कहेगा कि एंटर एन आइटम टू सर्च, कि यार वो कोई वैल्यू इनपुट करो ताकि मैं उसको अरे के अंदर सर्च कर सकूं। अरे के अंदर कोई वैल्यू इनपुट, सॉरी, आप कोई वैल्यू मुझे दे दें ताकि मैं उस वैल्यू को ना अरे के अंदर सर्च कर सकूं। अगर वो वैल्यू अरे के अंदर मौजूद है, अगर वो वैल्यू अरे के अंदर मौजूद है, तो ये मुझे एक मैसेज दे देगा कि जी सर्च सक्सेसफुल, और आइटम जो है ना, जो आप ढूंढना चाह रहे थे या जो वैल्यू आप ढूंढना चाह रहे थे वो फलां लोकेशन के ऊपर पड़ी है, आपकी अरे की पहली लोकेशन पे पड़ी है, या आपकी अरे की सेकंड लोकेशन पे पड़ी हुई है, या आपकी अरे की फोर्थ या वट एवर जो भी लोकेशन है उसके ऊपर पड़ी हुई है। लेकिन अगर आपकी जो आइटम है, जो वैल्यू है, जो आपने इनपुट की है, जो कि आप सर्च करना चाहते हो अपनी अरे के अंदर, वो अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही, आपके अरे के अंदर वो मौजूद अगर नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा? तो ये होगा कि आपको ना एक मैसेज दे दिया जाएगा कि सर्च अनसक्सेसफुल। ठीक है, सर्च अनसक्सेसफुल। आइटम आइटम बेसिकली वो वेरिएबल है जिसमें वो वैल्यू स्टोर होगी जिसको आपने सर्च करना है। तो ये कहेगा सर्च अनसक्सेसफुल, आइटम वेरिएबल के अंदर वैल्यू दिखाएगा आपको कि यार ये वैल्यू इज नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये प्रोग्राम जो है इसको यहां पे क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले तो लाइन बाय लाइन, और उसके बाद फिर इस प्रोग्राम को मैं ऑब्वियसली इसका जो कोड है वो भी मैं टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर लिख दूंगा। ओके जी,
तो आईओस्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल है, उसको इंक्लूड किया हुआ है इसमें। कौन आईओ डॉट एच हेडर फाइल है, उसको इंक्लूड किया हुआ है इस प्रोग्राम में। ये आपका मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन से पहले आई विल रिकमेंड, ठीक है, एज यूजुअल कि आईएनटी ना लिखें। अगर आईएनटी ना लिखा, ठीक है, तो इस मेन फंक्शन के लास्ट में, ये मेन फंक्शन की बॉडी यहाँ पे खत्म हो रही है, इसके लास्ट में रिटर्न जीरो लिखने की फिर जरूरत नहीं है। ओके जी। तो मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो एक अरे डिक्लेयर हुई हुई है 10 लोकेशंस वाली, और इस अरे का नाम ए है, और इसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। फिर ये एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, नाम है इसका एन, और इस वेरिएबल को इनिशियलाइज किया गया है जीरो से। ये बेसिकली आपका लूप का काउंटर है। सी आउट स्टेटमेंट चलेगी और आपको स्क्रीन पे प्रिंट होके नजर आएगा कि एंटर 10 इंटीजर वैल्यूज। वाइल लूप के जरिए से हम यूजर से 10 वैल्यूज लेंगे और एक एक करके उन वैल्यूज को, आपकी जो अरे है जिसका नाम ए है, हम उस अरे की एक एक लोकेशन के ऊपर एक एक वैल्यू स्टोर कर देंगे। तो वाइल लूप पे है और उसकी कंडीशन है वाइल एन इज लेस देन 10। ठीक है, यानी कि जब तक n की वैल्यू लेस देन 10 हो, जबकि n की वैल्यू अभी इस टाइम पे जीरो के बराबर है स्टार्ट में, तो वाइल जीरो इज लेस देन 10, तो क्या करो, इन दो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर लो। सबसे पहले तो ये कि सी इन स्टेटमेंट है, यूजर से इनपुट ले लो, और आपकी जो अरे है जिसका नाम ए है उसकी nth लोकेशन, तो n में इस टाइम पे जीरो है, यानी कि अरे की जीरोथ लोकेशन पे वैल्यू डालो, जो कि जीरो का बेसिकली मतलब है अरे का जो जीरोथ इंडेक्स है उस पे वैल्यू डाल दो, तो वो लोकेशन नंबर 1 है आपकी अरे की। और उसके बाद n जो वेरिएबल है जो कि आपका लूप का काउंटर है, इसको इंक्रीमेंट कर दो, तो n की वैल्यू बढ़ के 1 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, n की जो वैल्यू पहले जीरो थी अब उसकी वैल्यू 1 है। कंडीशन यहाँ पे चेक होगी कि वाइल n's वैल्यू इज लेस देन 10, तो n में भी 1 है, 1 इज लेस देन 10, तो क्या करो, सी इन स्टेटमेंट को चलाओ, और आपका जो अरे है जिसका नाम ए है उसकी nth लोकेशन, यानी कि n में अभी 1 है, उसके इंडेक्स नंबर 1 में वैल्यू डाल दो जो कि लोकेशन नंबर 2 बनती है। फिर इस तरीके से लूप चलता जाएगा, n की वैल्यू 2 होगी, फिर 3 होगी, 4 5 6 7 8 9, तो आपकी अरे की इंडेक्स नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 उसमें वैल्यूज चली जाएंगी। उसके बाद जैसे ही लोकेशन इंडेक्स नंबर 9 पे वैल्यू जाएगी जो कि 10वीं लोकेशन होगी, जो कि लास्ट लोकेशन होगी, वैल्यू इनपुट करने के बाद n प्लस प्लस की स्टेटमेंट चलेगी और वेरिएबल n की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 10 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी वाइल n इज लेस देन 10, तो भाई n में तो 10 पड़ा है, 10 लेस देन 10 इज फॉल्स, तो अब आपकी ये जो वाइल लूप है ये मजीद नहीं चलेगी, क्योंकि आपकी अरे का साइज 10 है, जिसका नाम ए है, और उसकी 10 की 10 लोकेशंस पे जो है ना वैल्यूज जा चुकी हैं। ठीक है, अब जो है ना, आप यहाँ पे एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और नाम है जी इसका आइटम। ठीक है, तो अब इसके बाद सी आउट स्टेटमेंट है और हम यूजर से कह रहे हैं कि एंटर एन आइटम टू सर्च। ठीक है, आपने जो अभी अरे जो आपने इनिशियलाइज की है 10 लोकेशंस वाली, इसकी हर एक लोकेशन पे एक इंटीजर वैल्यू पड़ी हुई है, और हम इस अरे के अंदर ना सर्चिंग करना चाह रहे हैं। हम इस अरे के अंदर ना अपनी मर्जी की कोई वैल्यू हम देंगे और उस वैल्यू को हम जो है अरे के अंदर सर्च करेंगे। हम देखेंगे कि वो वैल्यू जो है जो हम दे रहे हैं, जो सर्च हम करना चाह रहे हैं, वो वैल्यू इस अरे में पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई। तो उसके लिए सी आउट स्टेटमेंट है, और यहाँ पे मैंने लिखा है, ये जो सी आउट स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है एंटर एन आइटम टू सर्च, एंड एल से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा और सी इन स्टेटमेंट चलेगी, और सी इन स्टेटमेंट के अंदर, सी इन स्टेटमेंट के थ्रू ये जो वेरिएबल है ना जिसका नाम आइटम है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। ये जो वेरिएबल है ना आपका जिसका नाम आइटम है, इसके अंदर आपका ना वो वैल्यू चली जाएगी जो कि हमने अरे के अंदर क्या करनी है, सर्च करनी है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो है एक फॉर लूप लगा हुआ है, और हम क्या करेंगे कि हम अपना ये जो वेरिएबल है ना आइटम, हम इसकी वैल्यू को, इस आइटम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी है, हम इस वैल्यू को अरे के अंदर मौजूद जो 10 वैल्यूज हैं उनके साथ ना बारी बारी चेक करेंगे, उसकी इक्वालिटी चेक करेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या किया, फॉर लूप लगाया। ये फॉर लूप जो है बेसिकली क्या करेगा, इस फॉर लूप की मदद से हम अपनी अरे की एक एक लोकेशन को एक्सेस कर सकेंगे, उसको ट्रेवर्स कर सकेंगे, उसको ना विजिट कर सकेंगे। तो फॉर लूप मैंने लगाया, मैंने लिखा इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10 एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, कि
आई को जीरो से इसलिए इनिशियलाइज किया क्योंकि मेरी जो अरे है उसका जो इंडेक्स पहला जो है वो जीरो है, और लेस देन 10 का मतलब है कि यार ये वैल्यू आई की जो वैल्यू है ना ये बढ़ते बढ़ते जीरो के बाद 1 2 3 4 और इसकी वैल्यू बढ़ते बढ़ते 9 तक जाए। ठीक है, यानी कि जब तक आई की वैल्यू लेस देन 10 हो, जब तक आई की वैल्यू जीरो से लेके 9 तक हो, तो इस फॉर लूप को ना एग्जीक्यूट कर लो। अच्छा, आई की पहली वैल्यू जीरो है, फॉर एग्जाम्पल आई की जो है ना वैल्यू स्टार्ट में जीरो है, आपकी कंडीशन यहां पे चेक होगी जीरो इज लेस देन 10, द कंडीशन इज ट्रू, तो इसलिए आपका ये फॉर लूप चलेगा। ठीक है, फॉर लूप के अंदर जो है ना हमने एक इफ कंडीशन लगाई है एक नॉन इक्वालिटी चेक करने के लिए। मैंने लिखा है यार यहाँ पे इफ आइटम, आइटम आपका वो वेरिएबल है जो जिसके अंदर वो वैल्यू पड़ी हुई है जो वैल्यू आप सर्च करना चाह रहे हो अरे के अंदर। तो इसमें लिखा है इफ आइटम, यानी कि जो वैल्यू आइटम वेरिएबल में पड़ी है अगर वो नॉट इक्वल टू है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू का साइन जो है ये आपका कंपैरिजन ऑपरेटर है। ठीक है, और ये कहलाता है ये आपका कहलाता है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, कि आइटम वेरिएबल में लेट सपोज पड़ा हुआ है 20 इज नॉट इक्वल टू अरे की ith लोकेशन। अब आई में क्या पड़ा हुआ है, जीरो पड़ा हुआ है, तो ए ऑफ आई का मतलब है ए ऑफ जीरो, और ए ऑफ जीरो का बेसिकली मतलब है कि आपकी अरे का जो जीरोथ इंडेक्स है उसके ऊपर जो उस जीरोथ इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी है ना वो वैल्यू यहां पे एक्सेसिबल होगी। तो आइटम वेरिएबल की वैल्यू और आपकी अरे के जीरोथ इंडेक्स की वैल्यू अगर आपस में बराबर नहीं है तो कंटिन्यू की स्टेटमेंट चला दो। कंटिन्यू की स्टेटमेंट क्या करेगा, कंटिन्यू की स्टेटमेंट ये करेगा कि आपके रिमेनिंग जो आपका जो फॉर लूप है उसको स्किप कर देगा, यानी कि आपके इसमें जो बाकी की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उन तमाम को स्किप कर देगा और आपका ये आई प्लस प्लस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लेगा। तो आई प्लस प्लस स्टेटमेंट जब चलेगी तो आपके वेरिएबल आई की वैल्यू पहले जीरो थी, अब उसकी वैल्यू जो है बढ़ के 1 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी 1 इज लेस देन 10, जी बिल्कुल 1 इज लेस देन 10, तो इसलिए आपका फॉर लूप एक दफा फिर से चलेगा और इसके अंदर ये कंडीशन लगाई हुई है कि इफ आइटम, आइटम वेरिएबल में वो वैल्यू पड़ी है जो कि मैंने अपनी अरे के अंदर सर्च करनी है। तो if item is the value stored in item variable if it is not equal to the value stored at arrays ith लोकेशन, तो आई में पहले जीरो था, अब आई में पहले अब आ गया है 1 आ गया है। तो बेसिकली जो आइटम वेरिएबल की वैल्यू है उसकी नॉन इक्वालिटी मैं चेक कर रहा हूं किसके साथ, अरे के अंदर मौजूद ith लोकेशन के अंदर पड़ी हुई वैल्यू के साथ। तो आई में अभी पड़ा हुआ है 1 विच एक्चुअली मींस कि आपकी अरे की सेकंड लोकेशन, तो अरे की सेकंड लोकेशन की जो वैल्यू है, अरे की सेकंड लोकेशन के अंदर स्टोर्ड जो वैल्यू है वो वैल्यू और आइटम वेरिएबल की जो वैल्यू है उनकी नॉन इक्वालिटी यहां पे चेक होगी। अगर आइटम वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई वैल्यू और अरे की ith लोकेशन यानी कि अरे के इंडेक्स नंबर 1 में स्टोर्ड वैल्यू अगर आपस में बराबर नहीं है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट चलेगी। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगी, आई प्लस प्लस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगी और आई प्लस प्लस स्टेटमेंट क्या करेगी, आई वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ा के 2 कर देगी। ओके जी, इसके बाद आपका ये कंडीशन चेक होगा 2 इज लेस देन 10, जी बिल्कुल 2 इज लेस देन 10, तो आपका ये फॉर लूप जो है ये मजीद चलेगा और इसमें कंडीशन है जी इफ आइटम इज नॉट इक्वल टू ए ऑफ 2, क्योंकि आई में अब 2 पड़ा हुआ है और 2 इंडेक्स है और ए ऑफ 2 का मतलब है आपकी अरे की थर्ड लोकेशन। आप अरे की फर्स्ट लोकेशन सेकंड लोकेशन की नॉन इक्वालिटी तो चेक कर चुके हो, अब आप आइटम वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई वैल्यू को उसकी नॉन इक्वालिटी चेक कर रहे हो अपनी अरे की जो ith लोकेशन है आपकी अरे की जो इंडेक्स नंबर 2 है जो कि लोकेशन नंबर 3 बनता है उसमें पड़ी हुई वैल्यू के साथ इसकी नॉन इक्वालिटी चेक कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आइटम वेरिएबल में 20 पड़ा है और इस लोकेशन में भी 20 पड़ा हुआ है, तो 20 इज नॉट इक्वल टू 20, तो कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। तो कंडीशन फॉल्स होने पे फिर तो कंटिन्यू स्टेटमेंट तो नहीं चलेगी ना, फिर तो एल्स का पोर्शन चलेगा और एल्स का पोर्शन में लिखा हुआ है सी आउट स्टेटमेंट है और सी आउट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि आइटम और उसके बाद ये आइटम वेरिएबल के अंदर लेट सपोज पड़ी हुई है वैल्यू 20, तो लिखा हुआ है कि आइटम 20 इज फाउंड एट लोकेशन आई प्लस 1, तो आई में 2 है तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। मींस के यार अरे की तीसरी लोकेशन जो है, जो अरे की जो थर्ड लोकेशन है जिसका इंडेक्स आई है यानी कि जिसका इंडेक्स 2 है, तो लोकेशन तो थर्ड बनती है, तो वो आइटम जो है ना वो 20 जो वैल्यू है ना जो कि आप सर्च करना चाह रहे थे अपनी अरे के अंदर वो आपको मिल गई है अरे की लोकेशन नंबर आई प्लस 1 में। आई में अगर 2 है तो 2 प्लस 1 3, 3 आपको यहां पे दे देगा। इसके बाद यहां पे लिखा हुआ है जी गो टू एंड,
गो टू स्टेटमेंट इससे पहले हमने नहीं पढ़ी थी। गो टू स्टेटमेंट क्या करता है? गो टू स्टेटमेंट आपको लेके जाएगा आपके प्रोग्राम के अंदर, आगे चल के कहीं पे कोई लेबल बना होगा, ये एंड के नाम से देखें, इसको कहते हैं लेबल कहते हैं। एंड लिखा हुआ और इसके बाद एक कोलन लगा है, तो गो टू एंड, गो टू भी एक बेसिकली एक कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है जावा के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर। गो टू के बाद आपने एंड लिखा है और सेमीकोलन लगाया है, तो आपका प्रोग्राम क्या करेगा कि इन करली ब्रेसेस को स्किप कर देगा, ये जो सी आउट स्टेटमेंट है इसको भी स्किप कर देगा, और एंड वाले लेबल के ऊपर चला जाएगा। एंड वाले लेबल के बाद जो स्टेटमेंट्स हैं उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, जो कि गेट सी एच की स्टेटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपका ये जो इफ कंडीशन है ये कभी ट्रू होती ही नहीं है, यानी कि आपके आइटम वेरिएबल में 20 पड़ी है, लेकिन ये 20 वैल्यू जो है ये लेट सपोज हमने अपनी अरे की 10 की 10 लोकेशंस के साथ इसको जो है 10 की 10 लोकेशंस के साथ हमने इसको मैच कर लिया है, लेकिन किसी भी लोकेशन के साथ ये मैच नहीं हो रही। ठीक है, तो आपकी यानी कि ये जो इफ आइटम इज 20, 20 इज नॉट इक्वल टू एनी लोकेशन या इज नॉट इक्वल टू एनी वैल्यू स्टोर्ड एट एनी लोकेशन ऑफ द अरे। ठीक है, तो फिर क्या होगा यार? फिर ये होगा कि आखिर में आपका जो है ये कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है ये चलता रहेगा बार बार, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपके वेरिएबल आई की वैल्यू जो है वो बढ़ते बढ़ते 9 हो जाएगी। ठीक है, और कंटिन्यू के बाद जो है इसकी वैल्यू बढ़ के 10 हो जाएगी। तो फिर यहां पे जब कंडीशन चेक होगी आपके फॉर लूप की कि आई में अब पड़ा हुआ है 10, तो 10 इज लेस देन 10, तो कंडीशन फॉल्स होगी ना, तो आपका ये पूरे का पूरा फॉर लूप जो है ये मजीद नहीं चलेगा। और ये फॉर लूप आपका यहां से शुरू हो रहा है इस ओपनिंग करली ब्रेसेस से। ये जो ओपनिंग करली ब्रेसेस है ये एल्स की बॉडी है। ये किसकी बॉडी है? ये एल्स की बॉडी है। ठीक है, तो आपका जो फॉर लूप है वो बेसिकली यहां पे ये गो टू एंड जो है, इसके बाद ये आपका ये एल्स का पोर्शन यहां पे खत्म हो रहा है, और यहां पे आपका जो है वो फॉर लूप खत्म हो रहा है। ठीक है, तो फॉर लूप खत्म हो जाएगा, और इसके बाद जो है चूंकि आपकी किसी भी लोकेशन के ऊपर आपको वैल्यू नहीं मिली, तो आपका जो सी आउट स्टेटमेंट है वो चलेगा, और सी आउट स्टेटमेंट के बाद लिखा हुआ आएगा आपको सी आउट स्टेटमेंट के अंदर के सर्च अनसक्सेसफुल आइटम, आइटम में लेट सपोज 20 पड़ा है या 50 पड़ा है या 20 वट एवर जो भी वैल्यू है वो वैल्यू आपको नजर आएगी, और लिखा हुआ आएगा कि सर्च अनसक्सेसफुल एंड 20, लेट सपोज आइटम वेरिएबल में 20 पड़ा है तो आपको लिखा हुआ नजर आएगा सर्च अनसक्सेसफुल, 20 इज नॉट फाउंड। और इसके बाद ये एंड का लेबल है। ठीक है, ये तो वैसे भी नहीं चलेगा, ये तो तब चलेगा या आपके प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वैसे भी यहां पे अब आ चुका है, तो इसके बाद आपका ये गेट सीएच का फंक्शन चलेगा और आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। रिटर्न जीरो स्टेटमेंट जो है वो आपने तब लिखनी है अगर रिटर्न जीरो, अगर आपके मेन फंक्शन के अंदर मेन फंक्शन से पहले आपने अगर इंटीजर लिखा हुआ है। ठीक है, उसकी रिटर्न टाइप अगर इंटीजर है। ठीक है जी, तो ये प्रोग्राम जो है आई बिलीव कि इस प्रोग्राम की आपको समझ आ गई होगी। ये प्रोग्राम क्या कर रहा है? ये प्रोग्राम जो है अपने 10 अरे की 10 लोकेशंस हैं, उन 10 लोकेशंस को पहले ये इनिशियलाइज कर रहा है, उसमें वैल्यू स्टोर कर रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस व्हाइल लूप, और उसके बाद जो है आपसे कह रहा है कि यार एंटर एन आइटम टू सर्च इन द अरे, और आप जो भी आइटम डाल रहे हो उस आइटम को ना ये अपनी जो जो अरे है उस अरे के अंदर उस आइटम को सर्च करके और आपको बता देगा कि यार वो आइटम आपकी अरे में पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई। अगर पड़ी हुई है तो आपको बता देगा कि फला लोकेशन के ऊपर पड़ी हुई है वो वैल्यू, और अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही तो आपको जो है वो फिर भी बता देगा कि यार सर्च आपकी जो है वो अनसक्सेसफुल थी। ठीक है, तो अब चलते हैं और इस प्रोग्राम को हम लोग चलते हैं और इस प्रोग्राम को हम लोग टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर भी लिख लेते हैं। यहां पे टर्बो सी प्लस प्लस मैंने ओपन कर दिया है, इसको मैं मैक्सिमाइज कर रहा हूं और मैं यहां पे नई फाइल ओपन कर रहा हूं। ओके जी, तो यहां पे मैं अपना प्रोग्राम जो है वो लिख लेता हूं। सबसे पहले अपनी जो हेडर फाइल्स हैं उनको इंक्लूड कर लेते हैं। कौन आयो, कौन आयो डॉट एच हेडर फाइल है।
फिर इसके बाद आपका मेन फंक्शन आ जाएगा, और मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी जो अरे है उसको डिक्लेयर कर लेंगे, जो कि 10 लोकेशंस की अरे है। फिर अपना जो वाइल लूप का जो काउंटर है उसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, और एक यूजर को एक सी आउट स्टेटमेंट लिख के दे देंगे कि एंटर एंटर 10 इंटीजर्स, और एक सॉरी, फॉर लूप तो नहीं लगा रहे हम, इसमें वाइल लूप लिखेंगे और लिख देंगे वाइल n इज लेस देन 10, यानी कि जब तक n की वैल्यू लेस देन 10 हो। तो क्या करो, सी एन स्टेटमेंट है, आपकी जो अरे है उसकी जो nth लोकेशन है, यानी कि n की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उन लोकेशंस पे आपने क्या करना है, वैल्यूज को इनपुट करना है, ठीक है। और अपना ये जो वेरिएबल n है जो कि आपके लूप का काउंटर है, इसको इंक्रीमेंट कर देना है। एक दफा जब आपका ये वाइल लूप कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी जो अरे है उसके अंदर जो सारी की सारी जो लोकेशंस हैं उसमें वैल्यूज जो है ना वो जाके स्टोर हो जाएंगी। तो इसके बाद जब एक दफा आपकी अरे में वैल्यू स्टोर हो जाएंगी तो फिर मैं लिख दूंगा यहाँ पे, यूजर को एक मैसेज दूंगा कि एंटर एन आइटम टू सर्च इन दी अरे, ठीक है। लेकिन आइटम के लिए भी हम क्या कर लेते हैं, यहां पे एक वेरिएबल बना लेते हैं इंटीजर टाइप का, और इसका नाम मैं रख देता हूं इस वेरिएबल का आइटम। तो सी एन स्टेटमेंट के थ्रू हम आइटम वेरिएबल के अंदर यूजर से वैल्यू ले लेंगे, और इसके बाद हम लिख देंगे अपना फॉर लूप, और ये फॉर लूप जो है ये सर्चिंग के लिए यूज होगा। फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन टेन एंड आई प्लस प्लस, और फॉर लूप के अंदर हम लिख देंगे सबसे पहले तो एक इफ कंडीशन के इफ आइटम, यानी कि आइटम वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई वैल्यू अगर वो बराबर नहीं है आपकी जो अरे है जिसका नाम ए है उसकी ith लोकेशन के अगर बराबर नहीं है, ठीक है। अगर उसके बराबर नहीं है तो क्या करो, कंटिन्यू कर लो। कंटिन्यू से क्या होगा कि आपका जो फॉर लूप है वो सारे का सारा बाकी जो स्किप हो जाएगा, और आपकी ये जो आई प्लस प्लस की जो स्टेटमेंट है ना ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। कंटिन्यू, ठीक है। वरना वरना क्या करो यार, वरना ये करो कि वरना ये करो कि यूजर को एक मैसेज दे दो, ठीक है, क्योंकि ये जो आपकी ये जो इफ कंडीशन है ये एक ही सूरत में फॉल्स होगी, ठीक है, कि अगर आइटम वेरिएबल की वैल्यू और अरे में पड़ी हुई किसी लोकेशन की वैल्यू अगर आपस में बराबर हो गई तो ये आपकी इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, विच मींस के आपकी जो अरे है उसके अंदर वो आइटम जो है वो मिल चुका है, ठीक है। तो फिर क्या करो, फिर यार इस तरह से करो कि यूजर को मैसेज दे दो कि आइटम आइटम वेरिएबल की वैल्यू इज फाउंड एट लोकेशन i+1। i+1 लोकेशन, यानी कि i+1 लोकेशन के ऊपर आपकी वैल्यू जो है ना वो मिल चुकी है। फिर इसके बाद हम लिख देंगे जी कि गो टू एंड। एंड आपका एक बेसिकली एक लेबल है, और यहां पे आपका ये एल्स की बॉडी खत्म हो जाएगी, यहां पे आपके फॉर लूप की बॉडी खत्म हो जाएगी, और इसके बाद हम एक सी आउट स्टेटमेंट लगा देते हैं। हम यहां पे लिख देते हैं कि जी ये जो सी आउट है ये सिर्फ और सिर्फ तब चलेगा अगर आपका पूरे का पूरा फॉर लूप चल चुका है, आपका आइटम वेरिएबल की वैल्यू किसी भी अरे की किसी भी लोकेशन की वैल्यू के बराबर अगर नहीं है, ठीक है, और आपका फॉर लूप चल चुका है कंप्लीटली तौर पे, ठीक है, तो ऑब्वियसली कभी भी यानी कि आपका एल्स का पोर्शन जो है वो कभी भी नहीं चला। इट ऑल्सो मीन्स कि आपका एल्स का पोर्शन अगर कभी भी नहीं चला तो विच मीन्स कि आपका जो लूप है वो 10 दफा चल चुका है, और आपका जो आइटम वेरिएबल की जो वैल्यू है वो लूप के किसी भी वो आपके अरे की किसी भी लोकेशन के बराबर नहीं है, ठीक है, तो एल्स का पोर्शन फिर नहीं चलेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट आपकी ये वाली सी आउट स्टेटमेंट है कि सर्च अनसक्सेसफुल,
ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ तब चलेगी जब आपका फॉर लूप कंप्लीट चल चुका होगा, आपके आइटम वेरिएबल की वैल्यू आपके इस अरे की किसी भी लोकेशन की वैल्यू के बराबर नहीं अगर होगी, तो तभी आपका ये वाला जो सी आउट स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा। और इसके बाद ये एंड नाम का एक लेबल हमने यहां पे डिफाइन किया हुआ है। एंड के बाद जो है वो कोलन हमने लगाना होगा, लेबल के बाद हमें क्या लगाना पड़ता है, कोलन लगाना पड़ता है। गेट ch है और इसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट है। इसको मैं कंपाइल कर लेता हूं, इसमें 3 एरर्स हैं, आई डोंट नो क्या है, मैं देख लेता हूं। ये अनएक्सपेक्टेड, ओके, गेट ch है, ठीक हो गया। ये कुछ एक्स्ट्रा लग गए हैं यहाँ पे ब्रैकेट्स, ठीक है, इसको अब कर लेते हैं रन। लिखा हुआ आ रहा है एंटर 10 इंटीजर्स, तो मैं लिख देता हूँ लेट्स सपोज, एक सेकेंड, इसको दोबारा से रन कर लेंगे। एंटर 10 इंटीजर्स, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है जी। अभी आपसे कह रहे हैं एंटर एन आइटम टू सर्च इन दी अरे, एंटर एन आइटम टू सर्च इन दी अरे, तो मैं लेट्स सपोज लिख देता हूं 8, ठीक है। एंटर करूंगा तो कहेगा आइटम 8, यानी कि जो वैल्यू है ना 8 जो कि आप फाइंड करना चाह रहे थे वो मिल गई है जी लोकेशन नंबर 8 पे, ठीक है। अगर आप देखें तो ये पहली वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 जो वैल्यू है 8 वो 8वीं लोकेशन पे पड़ी हुई है, ठीक है। इस प्रोग्राम को दोबारा रन करने से पहले मैं अपने मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं क्लियर स्क्रीन की, क्योंकि ये जब प्रोग्राम दोबारा मैं इसको रन करना चाह रहा हूं और प्रोग्राम जब मैं दोबारा रन करूंगा तो ये प्रीवियसली रन जो आउटपुट होगा वो भी मुझे डिस्प्ले करना शुरू कर देगा। तो इस वजह से मैंने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लिखा है ताकि मुझे मेरा आउटपुट जो है वो नजर ना आए, ठीक है। इसको मैंने रन किया, एंटर 10 इंटीजर्स, लेट्स सपोज मैं लिखता हूं, एक सेकेंड दोबारा रन कर लेते हैं इसको। लेट्स सपोज मैं लिखता हूं यहां पे 10 20 30 40 80 90 100, ठीक है, 200, ठीक है, फॉर एग्जांपल 300, 850, ठीक है। ये मुझे कह रहे हैं एंटर एन आइटम टू सर्च इन दी अरे, तो मैं कहता हूं यार 300 को सर्च कर लो, ठीक है, देखो कि अरे में है या नहीं, अगर अरे में है तो मुझे उसकी लोकेशन भी बता दो। तो मुझे कह रहा है आइटम 300 इज फाउंड एट लोकेशन 9, 9th लोकेशन पे पड़ा हुआ है 300 और जाहिर सी बात है 10वीं लोकेशन पे पड़ा हुआ है 850, ठीक है। दोबारा रन कर लेते हैं इस प्रोग्राम को, वैल्यूज दे देता हूं, लेट्स सपोज 100 200 300 500 900 400 700 600 800 650, एंटर एन आइटम टू सर्च इन दी अरे, तो मैं लेट सपोज लिख देता हूं 150। अब 150 तो है ही नहीं आपकी इस अरे के अंदर, किसी भी लोकेशन पे 150 मौजूद नहीं है, तो ये मुझे मैसेज देगा सर्च अनसक्सेसफुल का, और इसके बाद मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो आई होप कि ये जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम आपको समझ आ गया होगा, और आई बिलीव कि आज की इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना काफी है, ठीक है। इसके साथ ही हमारा ये जो प्रोग्राम है ये भी खत्म हो जाता है, और नेक्स्ट हम फिर इस नेक्स्ट ये जो प्रोग्राम हमारा जो रह गया है जिसमें जो है क्या हो रहा है कि कंसिडर अनदर प्रोग्राम, इसमें प्रोग्राम है हमारे पास जिसमें प्रोग्राम ऑफ अरे ट्रेवर्सल यूजिंग फॉर लूप टू डिस्प्ले दोज वैल्यूज फ्रॉम द अरे विच आर ऑड, यानी कि आपकी ये अरे है, इस अरे के अंदर जो है हमने वैल्यूज डाली हुई है, फॉर एग्जांपल 3 2 7 5 8, और ये अरे जो है सिर्फ और सिर्फ उन वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा, ये प्रोग्राम आपका जो है सिर्फ और सिर्फ उन वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा अरे में से जो कि ऑड वैल्यूज हैं, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को हम देख लेंगे नेक्स्ट अपने वीडियो लेक्चर के अंदर, और साथ ही साथ ये कि इसके बाद आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनको भी ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आई बिलीव कि आज का प्रोग्राम जो है वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आसान है, कोई इतना वो नहीं है, मुश्किल चीज नहीं है, आपने जस्ट इसकी प्रैक्टिस करनी है। एंड आई ऑल्सो बिलीव कि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को जिसका नाम कोड विद फैसल है इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं, इसके ऊपर आप कॉमेंट्स भी दे सकते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज।